हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब और क्या मजे चल रहे हैं आपके। बच्चे परेशान हैं और बच्चे परेशान हैं तो मुझे तो परेशान करेंगे ही। ऐसा हालांकि उनका परेशान होने का कुछ भी नहीं है, बट वही है, बच्चे मेरे से मांग रहे हैं सीए फाउंडेशन में 26 की स्ट्रेटजी। तो मैं टीचर होने के नाते आपको दे रहा हूं और मुझे पता है स्टूडेंट होने के नाते आप फॉलो तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो पढ़ेंगे लास्ट के 30 दिन में, फिर अगले अटेम्प्ट में वापस मिलेंगे हम लोग। बट ऑन अ सीरियस नोट, सीए फाउंडेशन में 26 की स्ट्रैटेजी आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये स्ट्रैटेजी मैंने बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाई है, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को मैंने 3 पार्टों में बांटा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में एडिक्वेटली डिवाइड किया है बेस्ड अपॉन द टाइम दैट वी हैव इन हैंड, ठीक है। और इसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी की सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो के, और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। देखो सर, सबसे पहले हाउ मच इज द टाइम लेफ्ट फॉर अस। आज आप ये देख रहे हो, आपके पास 26 दिन फरवरी के हैं, 31 दिन मार्च के हैं, 30 दिन अप्रैल के हैं, और 10 दिन मई के हैं, क्योंकि 15 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है। लास्ट के 5 दिन तो आप अकाउंट्स ही करोगे। मोटा मोटी मिला के 97 डेज हैं, लेकिन इसके बीच में होली भी आएगी और थोड़ा मिसलेनियस तबीयत तबीयत भी खराब हो सकती है, मामा ताऊ की शादी वादी हो सकती है, तुम्हारी शादी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब मिसलेनियस का टाइम पीरियड हटा देते हैं। तो इसके बाद आपके 90 डेज बचते हैं। अब इस 90 डेज के प्लान को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फेज 1 3 फरवरी से 5 मार्च, फेज 2 6 मार्च से 5 अप्रैल, फेज 3 6 अप्रैल से 6 मई। ऐसे करके मैंने 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब कैसे करके फेज 1, फेज 2, फेज 3 प्रिपेयर करना है ये दिखा देता हूं मैं। देखो सर, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लप्पू झैया पढ़ाई करके थोड़ा ये पढ़ लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा ये कर लूं सिलेक्टिव स्टडी, और इससे काम हो जाएगा, आप पहले ना खुद से एक बात सत्य बोलिएगा, ठीक है। जनवरी 26 का सबसे आसान पेपर था अभी तक का। आप में से जो लोग एग्जाम देने के बाद खुद ही समझ चुके हैं कि आप इसमें भी पास नहीं हो रहे हैं, तो आप ये तो समझ लो कि सिलेक्टिव पढ़ाई से आपका कुछ नहीं होने वाला भला, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। क्योंकि अगर सिलेक्टिव पढ़ाई से होना होता तो एक इतने चारों इजी पेपर थे, आप निकल ही जाते। आप नहीं निकले मतलब आपके नसीब में कॉम्प्रिहेंसिव ही है। एंड लेट्स फेस इट, आप सीए कर रहे हैं, बीकॉम नहीं, या 12वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं कि जिसमें आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। इट इज सी, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। कितना बुरा लगेगा आपको ये सोचो, जस्ट एक इमेजिनेशन वाली बात है कि आपने यहां पर मान लीजिए एक टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया और आप जिस बिग फोर में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहां पर वो टॉपिक, उस टॉपिक से सवाल पूछ ले जो आपने फाउंडेशन में छोड़ा था। वहां पर आप ये बोल पाएंगे कि हमने फाउंडेशन में सिलेक्टिव स्टडी की थी? वहां तो नहीं बोल पाएंगे। क्या सर वो ऐसा पूछते हैं? हाँ बिल्कुल पूछते हैं, क्योंकि वो ऐसा लिख के नहीं बैठे हैं कि हमको वो चीज पूछनी है जो ये बच्चा पढ़ के आया है। वो ये देखना चाहते हैं आपने सब कुछ पढ़ा कि नहीं, क्योंकि क्लाइंट वैसे काम थोड़ी ना कराएगा आपसे। क्या भैया तुमको इसकी नॉलेज है तो बस यही काम करो, ये मत करो इसको, तो ये तो तुमने छोड़ के आए थे फाउंडेशन। वैसे काम नहीं होता। तो कॉम्प्रिहेंसिव जरूरी है। सो फर्स्ट 30 डेज वी विल बी फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू टॉपिक्स, जो मैक्सिमम वेटेज टॉपिक्स हैं, जिससे लगभग 50 से 60 नंबर पेपर में आते हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स का हमको डेली रिवीजन करना है, ठीक है। फोकस करना है कोर सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। जो भी मेरे कोर सब्जेक्ट है, कोर मतलब यहां पर क्या होता है, जिसमें मेरे को लगता है मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, या जो बहुत ज्यादा नया सब्जेक्ट है मेरे लिए। बाकी सबको भी करना है बट उन पर ज्यादा करना है। 100% कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना वोड़ना नहीं है। और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के रिसोर्सेस क्या होंगे आपके? पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी। हर टीचर का एक क्वेश्चन बैंक होता है। किसी भी टीचर का क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है, किसी भी टीचर का क्वेश्चन बैंक ले लो और उसके क्वेश्चंस आप बना लो। जैसे मेरे केस में मेरा ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक है। उसमें पी वाई क्यू, एम टी पी, आर टी पी सारी चीजें रहती हैं। उसका ऑर्डरिंग नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर व्हाट्सएप करके आप ऑर्डर कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस न्यू कमर के लिए लाइव क्लासेस होनी चाहिए। सेकेंड प्रेफरेंस होनी चाहिए रिकॉर्डेड। अब देखो प्रोसीड कैसे करना है। इन दिस फर्स्ट 30 डेज आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं अकाउंट्स में,
ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं लॉ में, ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं मैथ्स में, और ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं इको में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही कम टॉपिक्स दिए आपने 30 डेज के हिसाब से, तो हम लोग आराम से कर लेंगे। दिन में एक क्लास अकाउंट्स, एक क्लास लॉ, एक क्लास मैथ्स, एक क्लास इको। वो मुझे पता है, बट यहाँ पर सिर्फ क्लास कंप्लीट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने एनपीओ किया, ठीक है, तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मैंने एनपीओ कर लिया, अब एनपीओ के आरटीपी एमटीपी पीवाई क्यू में आए हुए जितने क्वेश्चन है उसका एटलीस्ट 50% तो मेरे को खत्म करना है, तब मैं पार्टनरशिप में मूव करूंगा। उसका 50% खत्म करना है तब कंपनी में जाऊंगा, फिर उसका 50% खत्म हुआ सिंगल एंट्री में जाऊंगा, इसका 50% खत्म हुआ फाइनल अकाउंट्स में जाऊंगा। अब जो रिपीटर बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, वो सीधा प्रैक्टिस में जाए। सेम विद बिजनेस लॉ, पहले मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लासेस खत्म करूंगा, क्लासेस खत्म करते समय मैं उनको डेली रिवाइज करूंगा, और फिर मैं क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा। सेम विद सोगा, पहले मैं सोगा खत्म करूंगा, उसके डेली क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा रिवीजन करते हुए। सेम विद कंपनी, मैं कंपनी खत्म किया, कंपनी के क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, कंपनी को रिवाइज करूंगा। मैंने इसीलिए यहाँ पर डेली रिवीजन लिखा है। अगर आप दिन में एक क्लास एक क्लास एक क्लास एक क्लास लगा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको अलग से 3 घंटा बैठना पड़ेगा जहां पर आप उनको डेली रिवाइज कर रहे हो। स्टार्टिंग के 30 डेज आप चारों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलोगे, ठीक है, 1 क्लास ईच एंड देन डेली रिवीजन। क्योंकि अभी आपका टास्क क्या है, इस 30 डेज का टास्क सिर्फ ये है कि आपको ये 55 नंबर को परफेक्ट करना है, ये 55 नंबर को परफेक्ट करना है, ये 50 नंबर को, ये 40 नंबर को। दिस इज समथिंग यू हैव टू परफेक्ट। अब अगर आपके क्लास ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है, तो सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ रिवीजन। अगर क्लास नहीं किए हुए हैं, या अगर आपको एग्जाम दे के बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे एग्जाम दे के समझ में आ गया कि भाई जो पढ़ा था उतना काफी नहीं है, और डेप्थ में पढ़ना चाहिए था, और डेप्थ में पढ़ाना चाहिए था, तो वो कर लें क्लासेस। क्लासेस के लिए हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, 26 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है, ज्यादा आगे तक नहीं गया है, आप वहां से बैकलॉग कंप्लीट करके कर सकते हैं। बैच रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 8585858585, और यहाँ पर कॉल करके आप अपनी बैच की डिटेल ले सकते हैं और फाउंडेशन की क्लास लगा सकते हैं, ठीक है। इससे आपको मिल जाएगा सारा रिसोर्स। तो कॉम्प्रिहेंसिव करना जरूरी है, सीधी सी बात। आप कहीं से भी करो, उसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव करना जरूरी है। ये नहीं कि ये टॉपिक छोड़ दें, वो टॉपिक छोड़ दें, वो टॉपिक छोड़ दें, छोड़ने पकड़ने में जाएंगे, करियर छूट जाएगा, तो ये मत करिए, ठीक है। अच्छा, देखो सर, अब बात ये है, फर्स्ट एम होना चाहिए आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और सेकंड होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करें फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन बैंक। टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी है, लेकिन टेस्ट सीरीज आप फर्स्ट मंथ में अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो सेकंड और थर्ड मंथ में अगर आप लगा लो तो काफी होगा, फॉर द पर्पस ऑफ फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। अच्छी टेस्ट सीरीज लगाइएगा जिससे आपको इवैल्यूएशन बढ़िया करके मिले। सो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज हमारा गोल है इसे कंप्लीट करना, और इसको कंप्लीट करते समय इसके पीवाई क्यू आरटीपी एमटीपी को भी कंप्लीट करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब जब तारीख आ रही होगी 5 मार्च, तो 3 मार्च के अराउंड मैं आपका फेज 2 का प्लान डाल दूंगा कि 6 to 5 अप्रैल क्या करना है, और फिर फेज 3 का 3 अप्रैल के अराउंड प्लान डाल दूंगा कि 6 अप्रैल to 6 मई क्या करना है। दैट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर द 3 फेज। आप तीनों फेज कर लो, जिन्होंने लास्ट टाइम तीनों फेज किए हैं इस बार उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, और उनका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ है। तो आप इसको फॉलो करो, आपका डेडिकेटेडली सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। दिस इज इन रिलेशन टू ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है, एनरोल करिए जल्दी, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई आप कर सके और ज्यादा बैकलॉग ना हो जाए। ज्यादा बैकलॉग हो गया तो फिर उसी को कवर करने में जान निकल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CA CS शांतम गुप्ता। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।